नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ मिश्रा और आज ये कहानी जो मैं आपके बीच लाया हूँ इसका शीर्षक है धानी, एक नई सुबह। मैं इसे आप तक पहुँचाने का एक जरिया मात्र हूँ, मगर इसे असल में लिखा है, इसे अपने शब्दों से सजाया है हमारी दोस्त प्रेरणा ने। वो सुबह थी हल्की सर्दी की। लाजमी सी बात है कि मौसम में थोड़ी ठंडक भी थी और सूरज अपनी हल्की किरणों के साथ कोहरे के पीछे धुंधला सा दिख रहा था। मैं आज भी हमेशा की तरह देर तक ही सो रही थी कि माँ ने आवाज लगाई, और कितना सोएगी बेटा, चल उठ जा। उनकी यही आवाज मैं रोज सुनती थी। मैं अपनी रजाई हटाकर उठ के बैठी, जिसे हटाने का मन उन सर्दियों की सुबह में कभी नहीं होता था। मैंने बिना आंखें खोले ही उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और अपना वो पसंदीदा चाय का कप उसे पकड़ने के लिए उसके हैंडल में 2 उंगलियां डाली और हाथ से कवर कर लिया। अब उस चाय के कप की गर्मी में अपने पूरे हाथ में महसूस कर रही थी। नींद भरी आंखों में से एक आंख को खोलते हुए मैं वो कप लेकर बाहर आंगन में पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई। मैं चाय पीते हुए पेड़ों की पत्ती पर पड़ी ओस की बूंद देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र से निकालकर किसी ने मोती रख दिया हो। और पीछे से माँ के पुराने गानों का संगीत मेरे कानों में पड़ रहा था। मैं अपनी चाय, उन हरी पत्तियों, उस ओस की बूंद, इस सुरमई सी सुबह में खोई ही थी कि तभी मेरा फोन बजा। माँ ने आवाज लगाई, बेटा तेरा फोन आ रहा है। किसका फोन है? मैंने पूछा। माँ ने उत्तर दिया, पता नहीं, कोई नंबर है। अब मेरा ध्यान उन पत्तियों से हट चुका था। मैं पैरों को पटकते हुए अपनी जगह से उठी और बड़बड़ाते हुए अंदर गई। सुबह सुबह भी लोगों को कोई और काम नहीं है। मैंने फोन उठाया। हेलो, सामने से आवाज आई, हेलो पीहू। मैं उस आवाज को तो नहीं पहचानती थी, लेकिन पीहू, ये नाम तो मेरे करीबी लोग ही लेते थे। मैंने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, जी आप कौन? सामने से लड़खड़ाती हुई आवाज आई, हम धानी के भाई बोल रहे हैं। मैं उनकी आवाज में घबराहट साफ सुन सकती थी। सुना है धानी को जला दिया है अमित ने। ये सुनते ही जैसे मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अमित, धानी का पति। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, पता नहीं भैया, काफी समय से हमारी तो कोई बात नहीं हुई है, मगर आपसे ये सब किसने कहा? भैया ने उत्तर दिया, हमारे पास किसी का फोन आया था, उन्होंने बस इतना ही बताया, तुम जाओ ना प्लीज, पता करो क्या हुआ है वहाँ पे, कैसी है वो पीहू, हम तो बहुत दूर रहते बेटा, तुम उसके पास हो, तुम जल्दी पहुंच जाओगी, पता करो ना क्या हुआ। पीछे से उनकी माँ के रोने की आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर मैं और डर गई थी। मैं कुछ करती हूँ भैया, आप परेशान मत होइए। उन्हें ढांढस बंधाते हुए मैंने फोन रख दिया। कुछ करती हूँ, मगर क्या? मेरा धानी से मिलना तो अमित को पसंद ही नहीं था, या यूं कहूं कि हमारा खिलखिलाना तो जैसे चुभता था उसके कानों में। मेरी हर उलझन में मेरे साथ खड़ी होती थी मेरी माँ। तो बस उनके पूछने से पहले ही मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोला, तू परेशान मत हो, मैं जाऊंगी ना वहां पर। अरे हम डरते हैं क्या उससे? माँ ने भाई को आवाज लगाई और उसे अपने साथ चलने को कहा। वो घर से निकल ही रहे थे। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, पहुंचते ही फोन कर देना। माँ ने पलट कर कहा, हाँ ठीक है, और भाई के साथ चल दी। मैं फोन हाथ में पकड़े हुए अपने कमरे में बेड के कोने पर आकर बैठ गई, जहां से मंदिर दिखाई पड़ता है। हाँ, वही मंदिर जहां मैं ईश्वर से शायद वो बातें भी कह पाती हूँ जो मैं खुद से कहने में भी कतराती हूँ। मेरी आंखों से आंसू छलक रहे थे और दिल से ढेरों दुआएं निकल रही थी धानी के लिए, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। मैं डर गई थी और उनसे पहली मुलाकात के फ्लैशबैक में न जाने कब खो गई। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं उनसे पहली दफा मिली थी, उन्हीं की शादी की रिसेप्शन पार्टी में।
वो माँ के सहकर्मी की वाइफ थी ना, पर मुझे तो सिर्फ दावत से मतलब था। ये शादी पार्टी, मुझे इन सब में कोई खास रुचि थी नहीं, और इस अवसर के लिए तो मैंने एक वाइट कुर्ता और ब्लू जीन्स डाल लिया था। इंतज़ार कर रही थी माँ की बाकी दोस्तों का, क्योंकि सभी को साथ में ही जाना था ना। मुझे जाने से पहले तो आने की जल्दी थी, तो मैं बस एक ही सवाल की रट लगाई हुई थी, माँ कब जाएंगे हम सब, हम कब जाएंगे वहाँ। माँ ने उखड़ी आवाज में उत्तर दिया, इंतजार नहीं होता थोड़ी देर, आते ही होंगे ना सब। मैं चुप्पी लगाकर अब वहीं पास में पड़ी कुर्सी को पंखे के नीचे खिसका कर बैठ गई। तभी बाहर से हंसते बातें करते हुए माँ की सहेलियों की आवाज आई, चलो भाई सब पहुंच गए होंगे वहां। मैं एकदम से उठी और कुर्सी को पीछे खिसका कर दरवाजे की ओर दौड़ी। अब हम सब लोग मैदान की तरफ जा रहे थे, जहां लाल और सफेद रंग के टेंट लगे थे। मेरा और धानी का घर पास में ही था, बल्कि मेरे आंगन से उनके कमरे की खिड़की साफ दिखाई देती थी। बीच में ये मैदान था जहां ये पंडाल लगा था। काफी लोग थे वहां, और मैं बस सर झुकाकर अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते यही बोले जा रही थी। चेहरे पर बनावटी मुस्कान, चिपचिपाती हुई गर्मी, तो फिर कैसे ना मन करे वहां से भागने का। भीड़ इतनी थी कि मेरी प्लेट में सलाद के सिवा कुछ भी नहीं था, तो बस मैंने माँ के साथ ही उनकी थाली में से थोड़ा खा लिया। अब मैंने माँ से कहा, मेरा खाना तो हो गया, मैं घर चली जाऊं। माँ ने मेरी तरफ घूर के कहा, अरे आए हैं तो बहू को देखकर जाएंगे ना। पर क्यों? ये मेरे स्वर थे। माँ की बेस्ट फ्रेंड, जिनके साथ में काफ़ी घुली मिली हुई थी, उन्होंने मेरे चेहरे की परेशानी पढ़ ली थी और मेरा हाथ पकड़ के बोली, बस इतनी सी बात, चल हम अभी दिखाते हैं, फिर तू चली जाना बेटा। अब चेहरे की बनावटी मुस्कान असली रंग में आ चुकी थी। उस मुस्कान के साथ मैं सीढ़ी चढ़ते जा रही थी धानी को देखने के लिए। जैसे ही हम उनके कमरे तक पहुंचे, मेरी नज़र उन पर पड़ी। कुछ 5 फीट का कद, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान, माथे पर बड़ी सी लाल रंग की बिंदिया, मांग टीका, हाथों में लाल चूड़े, हाथ बांध के कोने में खड़ी थी, और पीले रंग की साड़ी में तो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे मानो सूरजमुखी खिला हो। आंटी नमस्ते। हाँ, सच में आंटी ही बोला था मैंने धानी को। अब सोचकर भी हंसी आती है, पर उनके हस्बैंड को अंकल बोलती थी तो देखा जाए तो मेरी गलती भी नहीं थी। उन्होंने भी सर झुकाकर मेरा नमस्ते स्वीकार किया। बस इतनी सी थी हमारी पहली मुलाकात। दोस्ती तो दूर दूर तक ख्यालों में नहीं थी। अमित ऐसा कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? इन विचारों के द्वंद्व में मैं इस मंदिर से उस मंदिर में जा पहुंची जहां मैं परी से मिली थी। परी, धानी की मासूम सी नन्ही बेटी। वो 1 साल की भी नहीं थी, और अमित उसको मंदिर में लेकर खड़ा था। उसके घुंघराले बाल उसके माथे पर लगे रोली के टीके को छिपा रहे हैं। वो टीका कभी कभी ऐसे दिखाई पड़ता था जैसे सर्दियों में सूरज की जंग होती है ना कोहरे से, बिल्कुल वैसा। मैंने उसको गोद में लिया तो एकटक मुझे ही देखे जा रही थी। धीरे धीरे रोज वो घर आने लगी। कभी अमित उसे छोड़कर जाता, कभी मेरी छोटी बहन उसे ले आती, कभी कभी उसको छोड़ने जाती तो धानी से बातें हो जाया करती थी। हमें तो जैसे मानो कोई खिलौना मिल गया था। ए तुम आती रहा करो, हमें अच्छा लगता है, धानी अक्सर कहती थी। हाँ जरूर, कहते हुए मैं भी सिर हिला देती थी। मुझे भी उनके साथ बातें करना पसंद था, और हाँ, मैं अब आंटी से भाभी बोलने लगी थी। एक शाम परी को छोड़ने गई मेरी छोटी बहन उसको वापस ले आई। कितनी देर हो गई, तू फिर भी इसको वापस ले आई, मैंने गुस्सा करते हुए बोला। मुझे लगा उसका मन नहीं भरा उसके साथ खेलते खेलते। परी थी ही इतनी मासूम, इतनी चुलबुली। दीदी आंटी ने गेट ही नहीं खोला, मैंने तो बहुत आवाज लगाई। मैंने क्योरियां चढ़ाते हुए कहा, गेट नहीं खोला? ला मुझे दे, मैं छोड़कर आती हूँ। मैंने परी को तुरंत अपनी गोद में लिया और 2 मिनट में ही उसके घर तक पहुंच गई। दरवाजा खटखटाते हुए मैंने कहा, भाभी भाभी दरवाजा खोलिए। मेरे बार बार दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा उन्होंने जोर से खोला। वो मेरे ठीक सामने थी, चेहरे पर चोट के निशान, कुछ बिखरे हुए बाल, आंखें सूजी, जो कम सोने से नहीं सूजी थी। शायद बहुत रोई थी वो।
मैं तो सहम गई उनको देखकर। मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे, पर इससे पहले मैं कुछ कहती उन्होंने परी को मेरे से लिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगा मानो वो दरवाजा मेरे मुंह पर लगा। बहुत बुरा लगा था मुझे उनका व्यवहार। कुछ सेकंड तक मैं बर्फ की तरह वहीं जमी रही। वो चोट वाला चेहरा मेरे सामने घूम ही रहा था कि फोन की घंटी दोबारा बजी। मेरे हेलो बोलने से पहले ही सामने से धानी के भैया की आवाज आई। कुछ पता चला? नहीं भैया, माँ गई हैं। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं बताती हूँ आपको। मैं अपनी बात खत्म करती उससे पहले ही धानी की माँ ने फोन छीन लिया। मुझे मेरी धानी की आवाज सुननी है। मैं जरूर करा दूंगी आंटी आपसे उनकी बात, आप परेशान ना हो। ये कहते हुए मैंने फोन रख दिया और पीछे की तरफ लेट गई। मैं बात करा दूंगी, इससे ज्यादा क्या कह पाती उनसे। आंखें बंद की तो सामने धानी का चेहरा था। वो चेहरा जो अपनी हंसी के पीछे कितने दर्द छिपाए था। किसी को महसूस नहीं होने देती थी वो कि क्या क्या गुजर रही थी उन पर। दोस्ती बढ़ी तो अपने मन की बातें शेयर करने लगी थी। अमित का बेवजह नाराज होना, शराब पीकर उनको मारना। हाँ, वही घरेलू हिंसा जो मैंने अब तक टीवी में देखी थी। उनका फोन भी छीन लिया था अमित ने कि कहीं किसी से बात ना कर ले। अक्सर उनकी बालकनी में बैठकर चाय की चुस्की के साथ हमारी बातें होती थी। मुझे चाय पसंद थी, पर उनको चाय बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये तुम चाय मत बनवाया करो हमसे, कहते हुए हमेशा बना लेती थी। मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। मैं भी हंसकर इतरा जाती थी। हम थक गए हैं कोशिश करते करते, ये कहकर वो रो पड़ी थी। कोशिश एक टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की, मैंने खींचते हुए कहा। और कुछ कर भी तो नहीं सकते, उन्होंने नजरें चुरा कर कहा। तो इस तरह जीना आसान होगा, मैंने झुककर उनकी आंखों में देखते हुए कहा। तो वो खाली कप उठाते हुए बात पलटने लगी। हिंसा करने से ज्यादा सहने वाला दोषी होता है, जानती है ना आप? मेरी आवाज कुछ ऊंची हो गई थी। शायद मैं हक जता रही थी। ए छोड़ो ना, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई। वो चाय के खाली कप ट्रे में रखकर किचन में चली गई। कितना समझाया था मैंने उनको, उन्होंने कभी नहीं सुनी मेरी बात। समाज और परिवार में इतनी उलझ गई थी कि अपनी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म कर चुकी थी। उस घर नाम के पिंजरे में घुटकर रहना सीख रही थी वो। काश वो समझ पाती मेरी बात, काश वो उठा पाती अपने लिए आवाज। ये सारी बातें मेरे मन में कौंध रही थी कि बाहर से पैरों की आवाज ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। मैं दौड़कर बिना चप्पल के ही बाहर भागी। माँ और भैया को अंदर आने से पहले ही मैंने उन्हें रोक दिया। क्या हुआ, कैसी है वो, बताओ ना। मैंने सवालों की झड़ी लगा दी। अंदर तो चल, माँ ने कहा। अरे बताओ ना, फोन भी नहीं किया आपने, मैंने कहा था आपको फोन करने के लिए, झुंझलाते हुए कहा मैंने। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, तेरी धानी बिल्कुल ठीक है, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर वो फोन जो भैया के पास गया था, मैंने आश्चर्य से पूछा। उनके घर में सब ठीक है, बस पानी फैला हुआ है सब जगह, और अमित अपना मुंह छिपा रहा था, माँ ने जोर से हंसकर कहा। मुंह छिपा रहा था? मैं कुछ समझी नहीं, मुंह क्यों छिपा रहा था? क्योंकि धानी ने लड़ना सीख लिया है, माँ ने कहा। जो गर्म पानी अमित उस पर डालना चाहता था, धानी ने वही उसके ऊपर डाल दिया। सुनकर मैं भी जोर से हंस पड़ी। और माँ के पूछने पर अमित ने झूठ बोला था कि हम तो बाथरूम में फिसल गए थे। अब जीत लेंगी धानी अपनी लड़ाई, ये सोचते हुए मैंने लंबी सी सांस ली और मुस्कुराते हुए माँ को गले से लगा लिया। बस इतनी सी थी।